एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप ज़रूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। वाई जमींदार डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, जमींदार के द्वारा कर चुकाने में कमी क्यों की गई। और हु वॉर जोतदर, जोतदर कौन थे। एंड वाई देवर राइज अप, और इनका उदय क्यों हुआ। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉस ऑफ टाइम। वाई जमींदार डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट्स। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि ज़मींदार से जो शुरुआत में टैक्स लिया जा रहा था और ज़मींदार इस टैक्स को मांग रहा था रैयत से। टैक्स वॉज वेरी हाई। शुरुआत में ही टैक्स को बहुत हाई रखा गया टू मिनिमाइज द एंटिसिपेटेड लॉस। कहा जाता है ब्रिटिशर्स को ये डर था अगर मान लीजिए किसी कारण से कभी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, उत्पादन नहीं हो पाता, तो ब्रिटिशर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसका इफ़ेक्ट उनके अर्निंग पे पड़े। इसलिए उन्होंने शुरुआत में डिमांड बहुत हाई कर दी। किसी कारण से फेमाइन पड़ता है या प्रोडक्शन नहीं होता तो ज़मींदार सारा का सारा नुकसान उठाएगा और ब्रिटिशर्स हमेशा मुनाफे में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा इम्पोजिशन ऑफ हाई डिमांड। कहा जाता है डिमांड बहुत ज़्यादा थी कर की, जिसके कारण 1790 से ही इसका विरोध किया जाने लगा था। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि रैयत अर्निंग करता था, जो अर्निंग करता था वो उस लैंड का रेंट ज़मींदार को पे करता था, फिर ज़मींदार कंपनी को पे करता था। लेकिन जब रैयत ही नहीं कमाएगा तो वो ज़मींदार को कैसे पे करेगा। और जब ज़मींदार ड्यूज़ में रहेगा तो ऑटोमेटिकली बात है वो खुद कंपनी को पे नहीं कर सकता था। इसलिए इस हाई डिमांड का विरोध किया गया। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल्स। पहला पॉइंट, आप सबको अपना टैक्स पंचुअली पे करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ। आपको रेगुलर टैक्स पे करना है, कैसे भी हालात हो टैक्स कम नहीं होगा और सनसेट लॉ लगा देगा। इस लॉ में क्या होता था कि आपको हर दिन अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। शाम ढलने से पहले आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आप पे नहीं करते तो ज़मींदार को उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर ऑफ ज़मींदार लिमिटेड। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रेयर एंड मैनेज द ज़मींदारी। ज़मींदार की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब उसको सिर्फ और सिर्फ रेयर से टैक्स कलेक्ट करना है, दैट्स इट। बाकी उसका कोई काम नहीं रखा गया। अब हम गाइस डिस्कस करते हैं द राइज ऑफ द जोतदार्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं जोतदार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कौन थे, रिच पीजेंट्स थे। दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स वाज नोन एज अ जोतदार। इसी रिच क्लास के पीजेंट्स को क्या बोला गया, जोतदार का नाम दिया गया था, जिनका कहा जाता है द जोतदार हैड एक्वायर वास्ट एरिया ऑफ द लैंड। बहुत बड़े एरिया पर इनका सीधा सीधा कंट्रोल था। They control local trade as well as money lending, exercising immense power over the poor cultivators of the region. ये लोग क्या जिस प्रकार कंट्रोल लैंड पे करते थे, एज सिमिलरली ये वहाँ पे कंसीडर मनी लैंडिंग का काम भी करते थे। मतलब जो पुअर पीजेंट्स थे उनको कर व्यवस्था देने का इनका काम था। मतलब कि जो पुअर पीजेंट्स हैं अगर उनको कभी पैसों की रिक्वायरमेंट है
तो ये उनको बेसिकली अपनी तरफ से पैसा दिया करते थे ताकि वो अपने वर्क को आसानी से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है जो आपके जोतदार की लैंड थी वो ज़्यादातर खेती बाड़ी जो की जाती थी वो की जाती थी आपके वहाँ के शेयर क्रॉपर्स के द्वारा, जिनको अधियार्स और बरगदर्स बोला गया था। When the state of Zamindar was auctioned for failure to make revenue payment, जोतदार were often among the purchaser। ये शुरुआत में से मैंने आपको बताया था द ऑक्शन ऑफ बर्धमान। वहाँ पे ये था कि अगर ज़मींदार अपनी पेमेंट को पे नहीं कर पाता था तो उसकी लैंड को बेच दिया जाता था, और लैंड को परचेस करना काम किसका था? खुद जोतदार का था, और उसी लैंड को परचेस आपके जोतदार करते थे। द जोतदार वर्स द मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल्स। सम प्लेस दे वर कॉल्ड द होल्डर्स, गांतीदर्स एंड मंडल्स। इनका ज़्यादातर कंट्रोल कहाँ पे था? आपके नॉर्थ बंगाल में, और वहाँ पे इन्हें क्या हल्दर्स, गंतीदर्स और मंडल्स कहा जाता था। आई होप सो गाइस यू हैव क्लियर द कंसेप्ट। आने वाली वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।